हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CUT PG JNU प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस CUT PG JNU प्लेटफॉर्म पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच जो भी JNU आने के इच्छुक हैं इस कोर्स में एनवायरमेंटल साइंस, जिसका कोड है आपका SCQP11। आज अपन इस पेपर का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का। मैं आपको हर क्वेश्चन का इन डेप्थ एनालिसिस बताऊंगा, कौन से टॉपिक से आया है, और अपन उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो भी सारी इंफॉर्मेशन होगी उसको भी अपन रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम इवोल्यूशन ऑफ लाइफ यूनिट, आपकी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ वाली यूनिट है उससे आया है। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द हुज अमंग द फॉलोइंग डेवलप द गाया हाइपोथेसिस। गाया हाइपोथेसिस किसने डेवलप की थी? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका जेम्स ई लेवलॉक ने। अब आपको पता होना चाहिए कि गाया हाइपोथेसिस में क्या हुआ था। गाया हाइपोथेसिस जेम्स ई लेवलॉक ने दी थी। इसमें लेवलॉक ने बताया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आसपास के इनऑर्गेनिक सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्शन के बाद में वो एक सिनर्जेटिक और सेल्फ रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना लेता है। यही कॉम्प्लेक्स सिस्टम आगे जाकर हेल्प करता है किसमें? अपने प्लेनेट अर्थ पर लाइफ को मेंटेन करने के लिए। लाइफ इससे मेंटेन होती है और परपेचुएट होती है, जिससे आगे का पूरा लाइफ का जर्नी चलता रहता है। तो गाया हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था? लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इनऑर्गेनिक सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके सिनर्जेटिक और सेल्फ रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना लेता है, जो हेल्प करता है अर्थ प्लेनेट पर लाइफ को मेंटेन करने और परपेचुएट करने में। अब यही क्वेश्चन आपके जो 24 जून को पेपर हुआ था उसी में इसी टॉपिक से ये गाया हाइपोथेसिस से ये क्वेश्चन पूछा था कि जेम्स ई लेवलॉक ने कौन सी बुक लिखी है। तो आपको मैं बताऊं तो इसने एक बुक लिखी थी, द एजेस ऑफ गाया। इसका सबटाइटल था बुक का, ए बायोग्राफी ऑफ आवर लिविंग अर्थ। ईयर था 1988। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन का डिटेल पूरा। इस क्वेश्चन में एक और साइंटिस्ट है, मारियो मोलिंग। इसके बारे में क्या है इंफॉर्मेशन? मारियो मोलिंग ने क्या किया था, जो अंटार्कटिका पर ओजोन होल्स है उनकी डिस्कवरी की थी। और जो इसने ये भी बताया था कि ये ओजोन होल है वो CFC के मिशन के कारण हो रहे हैं। CFC स्ट्रेटोस्फेरिक अंटार्कटिक ओजोन को डिप्लीट कर रही है। इसके लिए मारियो मोलिंग को नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री की फील्ड में। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द अर्थ साइंस यूनिट। इसमें क्वेश्चन में बात की गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैज ए सिंगल चेन मिनरल। सिंगल चेन मिनरल पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका पायरोक्सिन। पायरोक्सिन एक सिंगल चेन मिनरल है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मिनरल क्या होता है। मिनरल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज होती है। ये तो एक नेचुरल अकरिंग होना चाहिए। नंबर 2 है सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए। नंबर 3 है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होना चाहिए। नंबर 4 है इसका स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। कोई भी मिनरल होगा उसका केमिकल कंपोजिशन होगा
जो उसका मेन कैरेक्टर होगा। और फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइडेड बाय द सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाएगा और नेचुरल, और इसके अंदर एक ऑर्डर में प्रॉपर इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। मिनरल में ऑर्डरली इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सारी बातें डिफाइन करती है मिनरल को। और मिनरल की स्टडी को अपन बोलते हैं मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी में अपन स्टडी करते हैं मिनरल के कंपोजिशन को, मिनरल के स्ट्रक्चर को, मिनरल की अपीयरेंस, मिनरल की स्टेबिलिटी क्या होती है, मिनरल का अक्रेंस, कहाँ कहाँ मिनरल पाए जाते हैं, सबके बारे में स्टडी मिनरोलॉजी कहलाती है। मिनरल की बात कर ले तो अब अपन बात कर लेते हैं रॉक के बारे में। व्हाट इज रॉक? रॉक क्या है? रॉक है एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, एक या एक से ज़्यादा मिनरल का एग्रीगेशन मिलकर रॉक का फॉर्मेशन करता है। या फिर अपन बात करें तो बॉडी ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मिनरल मैटर, ऐसी बॉडी जहाँ पर अलग अलग टाइप के मिनरल मैटर मिलकर एक बॉडी बनाते हैं जो रॉक होती है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, एग्रीगेशन ऑफ वन और मोर मिनरल। एग्जाम्पल की बात करें तो अपन रॉक का एग्जाम्पल क्या क्या है? ग्रेनाइट, बसाल्टिक रॉक, जो वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा बाहर आता है वो बाहर आकर सॉलिडिफाई और कूलिंग प्रोसेस के थ्रू बसाल्टिक रॉक बनाता है। लाइमस्टोन है सेडिमेंट्री रॉक है। रॉक साइकिल की भी बात करेंगे अपन आगे के लेक्चर्स में। सैंडस्टोन ऑल्सो है रॉक। अब रॉक एक जैसे नोट लगाकर लिख लो आप कि रॉक में क्या होता है कि कोई भी रॉक है वो एक मिनरल से भी बनी हो सकती है या एक से ज़्यादा, वन और मोर देन वन। जैसे कि लाइमस्टोन की बात करें अपन तो लाइमस्टोन ऐसी रॉक है जो ओनली एक मिनरल से बनी होती है, वो है कैल्साइट। जबकि ग्रेनाइट ऐसी रॉक है जिसमें एक से ज़्यादा मिनरल होते हैं। ये वाला ऑप्शन ग्रेनाइट के लिए फिट ज़्यादा बैठेगा। ग्रेनाइट में ढेर सारे मिनरल मिलके ग्रेनाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया ग्रेनाइट की बात। रॉक की बात थोड़ी बात कर लेते हैं अपन पायरोक्सिन के बारे में। व्हाट इज पायरोक्सिन? सिंगल चेन मिनरल क्या होता है? सिंगल चेन मिनरल सिंगल चेन मिनरल ऑप्शन में जो राइट आंसर था पायरोक्सिन। पायरोक्सिन वेरी कॉमन मिनरल है जो ऑलमोस्ट लगभग हर रॉक में पाया जाता है, जो नॉर्मल यूनिवर्सली मोस्ट कॉमन। और ये एक सिलिकेट मिनरल है, सिलिका अबंडेंट होता है। और ये इसकी कैटेगरी होती है इनोसिलिकेट मिनरल। पायरोक्सिन मिनरल का एग्जांपल बताऊं तो है ओगाइट। याद रखना ये क्वेश्चन आपके आ सकता है आपकी बार। ओगाइट के पायरोक्सिन किस कैटेगरी का मिनरल है, या फिर ओगाइट पायरोक्सिन कैटेगरी का मिनरल है, पायरोक्सिन का एग्जांपल पूछ लेंगे। ओगाइट पायरोक्सिन सिंगल चेन मिनरल है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ये रही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जैसे आपको मैं ऊपर का व्यू दिखा रहा हूँ कोई भी मिनरल क्रिस्टल का, ये सेंटर में ये अपर पॉइंट है और ये नीचे तीन है, ये होगी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहाँ सेंटर में होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फिर एक वापस और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऊपर से देख सकते हैं, फिर एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, फिर एक वापस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ऐसी स्ट्रक्चर होती है आपके सिंगल चेन मिनरल्स की, और ये स्ट्रक्चर होती है पायरोक्सिन की। अब अपन आगे चले तो बात करते हैं मेजर मिनरल कौन कौन से ग्रुप होते हैं मिनरल के। मिनरल ग्रुप्स में से मिनरल के मेजर ग्रुप्स, इसमें अपन बात करेंगे मिनरल के ग्रुप में एक सिलिकॉन ग्रुप का मिनरल होता है, कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट
के मिनरल्स, ऑक्साइड मिनरल्स जिनमें ऑक्साइड्स का कंपोजिशन होता है, सल्फाइड मिनरल्स, सल्फेट मिनरल्स, नेटिव एलिमेंट्स जो ओनली एलिमेंटल कंपोजिशन से बने होते हैं वो मिनरल, और होता है के हेलाइट्स जिसमें फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबसे मिलकर जो मिनरल बने होते हैं वो हेलाइट कैटेगरी में आते हैं। मेजर सबसे जो मोर अबंडेंट होते हैं वो सिलिकेट मिनरल होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में ये क्वेश्चन भी आपके पूछ सकते हैं कि 90% से ज़्यादा के कंपोजिशन में आपका सिलिकेट मिनरल्स पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। तो मोस्ट कॉमन रॉक्स भी इसी सिलिकेट कैटेगरी के मिनरल से मिलकर बनी होती है। सिलिकेट मिनरल में बेसिक इसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है सिलिकेट आयन, SiO4, जो एक देखते हैं ना कोई बिल्डिंग की ब्रिक होती है, ये ब्रिक है वो जो मिलकर हर मिनरल का फॉर्मेशन करता है। अब सिलिकेट मिनरल को अपन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसकी 5-6 कैटेगरी है। 6 कैटेगरी में अपन सबसे पहले बात करें तो थोड़ा स्पेस खाली कर लेता हूँ। सबसे पहले ओलिविन, फिर पायरोक्सिन जिसकी अपन ने पहले बात की थी, एम्फीबोल, नेक्स्ट है माइका, फिर है फेल्सपार, 6 नंबर पर है क्वार्ट्ज। ओलिविन कैटेगरी के मिनरल आपको ये याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक। सिलिकेट मिनरल पूछ सकता है कई बार, पक्का इस क्वेश्चन आएगा। ओलिविन कैटेगरी है जो मिनरल की, इसका एग्जांपल है आपका जेमस्टोन। याद रखना है, इसका कोई चारा नहीं, आपको याद ही रखना पड़ेगा। स्पोडुमिन पायरोक्सिन का एग्जांपल है, स्पोडुमिन। एम्फीबोल कैटेगरी के मिनरल का एग्जांपल है मुनब्लेंड। माइका में बायोटाइट होता है, फिर होता है मस्कोबाइट। फेल्सपार बहुत इंपॉर्टेंट है। फेल्सपार में 2 कैटेगरी होती है, एक होता है प्लेजियोक्लेज, दूसरा होता है ऑर्थोक्लेज। प्लेजियोक्लेज ऐसा मिनरल होता है, इसकी खुद की वापस 2 कैटेगरी होती है, एक होती है आपका कैल्शियम प्लेजियोक्लेज, एक होता है सोडियम प्लेजियोक्लेज। कैल्शियम प्लेजियोक्लेज के मिनरल का एग्जांपल होता है आपके अनोर्थाइट, जबकि सोडियम कैटेगरी के प्लेजियोक्लेज का एग्जांपल है एल्बाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्थोक्लेज में ये होता है, इसमें होता है पोटेशियम कंपोजिशन, पोटेशियम ऑर्थोक्लेज होता है। अब इसको याद कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसे कि भाई पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, याद रखना PNC, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। पोटेशियम का क्या था ऑर्थोक्लेज, सोडियम का था अनोर्थाइट, फिर था एल्बाइट, एल्बाइट अनोर्थाइट, ऑर्थोक्लेज है ही। तो इंडियन डिफेंस फोर्सेज में पिनाका रॉकेट सिस्टम चलता है, पिनाका। तो इसी नाम से याद रखना, पी का पोटेशियम, पी, एन का नाका, ये रखा कैल्शियम, पिनाका रॉकेट सिस्टम। और इसके पैरेलल होगा आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, आपको पता होगा, प्लांट फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। ये सब ट्रिक है, आप भूलोगे नहीं कभी भी कि सोडियम किस में होता है अनोर्थाइट में, पोटेशियम होता है आपका ऑर्थोक्लेज में, और कैल्शियम होता है आपका एल्बाइट में, अनोर्थाइट में। ये उल्टा हो गया है कि कैल्शियम होता है आपका अनोर्थाइट में और एल्बाइट में होता है सोडियम, सॉरी इसके लिए याद है। तो अपन आगे चलते हैं, हम लोगों ने अपन से बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे गोंडवाना कोल फॉर्म ड्यूरिंग, गोंडवाना कोल आपको पता होना चाहिए, गोंडवाना कोल यही कोल होता है आपका इंडियन कैटेगरी का कोल। इंडियन कोल भी बोलते हैं इसको क्योंकि
इंडिया जैसे अपन बात करें तो इंडिया का मैप ये रहा। आप भी सीख जाओगे, बारी बारी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये इंडिया का मैप है, ये वाला रीजन है जो इंडिया का, जहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के स्टेट आते हैं सारे के सारे। ये रीजन है आपका गोंडवाना रीजन। यहाँ पर कोल के रिजर्वायर है। यहाँ पर इंडियन कोल पाया जाता है। इंडियन कोल की अपन बात करें तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है और एस कंटेंट भी ज़्यादा होता है। जब मॉइस्चर किसी भी कोल में ज़्यादा होता है तो वो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कॉज करता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो साइलेंट किलर होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड अपने ब्लड आरबीसी सेल्स के साथ एडिशन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो जाती है, जिससे आपकी डेथ हो जाती है। इसलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। इंडियन कोल का ये हो गया, पोल्यूशन कॉज करता है। और जो कोल जिनमें कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है वो गुड क्वालिटी के कोल माने जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एंथ्रासाइट। ये हो गया कोल। गोंडवाना कोल क्वेश्चन की बात करें तो गोंडवाना कोल पर्मियन पीरियड में फॉर्म हुआ था। पर्मियन पीरियड क्या है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अलग अलग पीरियड्स हैं, जिसमें पर्मियन पीरियड में सबसे ज़्यादा 90% से ज़्यादा डेथ रेट थी। जब मास एक्सटिंक्शन हुआ था तो सबसे ज़्यादा डेथ रेट थी पर्मियन पीरियड में। पर्मियन पीरियड का टाइमिंग है आपका 250 से 300 मिलियन ईयर एगो। जियोलॉजिकल टाइम स्केल की अपन आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे, जिसमें आपको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो अपन बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग में अकर ऑन द एबेजल प्लेन बिलो द कार्बन कंपनसेशन डेप्थ। कौन सी चीज़ है जो एबेजल प्लेन में पाई जाती है कार्बन कंपनसेशन डेप्थ के नीचे, कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ के नीचे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सीसीडी क्या होता है। क्या होता है सीसीडी? सीसीडी ऐसी डेप्थ होती है जिसमें, जैसे ये ओशन है, ये ओशन सरफेस है, सीसीडी का एवरेज जो है वैल्यू वो है 4500 मीटर के आसपास सीसीडी की डेप्थ होती है। सीसीडी में कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ में जो कार्बोनेट की सप्लाई होती है ओशन में, वो सप्लाई जितनी हो रही है उस डेप्थ में, वो उसके सॉल्यूशन या फिर सोल्वेशन, सॉल्यूशन की प्रोसेस इसमें डिजोल्व हो जाता है, वो सोल्वेशन के बराबर हो जाती है। दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। जितनी सप्लाई हो रही है उतनी डिजोल्व होती जा रही है, वो होती है कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ। और इस डेप्थ का वैल्यू होता है 4500 मीटर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में अकर ऑन एबाइजल प्लेन। एबाइजल प्लेन क्या होता है? सबसे नीचे वाला पोर्शन, कोई भी ओशन है उसका वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो करते हैं क्लासिफिकेशन, तो उसमें सबसे नीचे होता है एबाइजल प्लेन। इसको बोलते हैं बेंथिक जोन भी बोलते हैं। जबकि सबसे ऊपर होता है फोटिक जोन, उसके बाद में होता है एफोटिक जोन। फोटिक जोन की वैल्यू होती है 200 मीटर के आसपास, जहाँ पर सनलाइट प्रॉपर आती है। जैसे ये आपका सन है, सनलाइट का प्रॉपर एमिशन होता है इस लाइट में। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी चलती रहती है। एफोटिक जोन होता है जहाँ पर सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुँच पाती, वो होती है आपके 1000 मीटर के आसपास। और एबाइजल प्लेन है जिसमें कार्बन कंपनसेशन डेप्थ पाई जाती है 45 मीटर के आसपास। ये एवरेज वैल्यू होती है, यही है क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिलिका वूड्स पाए जाते हैं एबाइजल प्लेन में। ये हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आए, मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लैंड फॉर्म
जो है ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म, टोपोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक्स आया है, जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट जियोग्राफिकल फिनोमेना। इस क्वेश्चन में मींडर क्या होते हैं, मींडर को आप मैच करो रिवर से, ये रिवर के द्वारा बनाया गया लैंडफॉर्म है। यू शेप वैली बनाई जाती है ग्लेशियर के थ्रू, सॉल्यूशन सिंक बनाया जाता है ग्राउंड वाटर के थ्रू, और एल्कलाई फ्लेट बनाया जाता है लेक के थ्रू। तो इसमें क्या हुआ आपका, बी को 1 से मैच करो, यू शेप वैली B1, A3 रिवर, C4 सॉल्यूशन सिंक ग्राउंड वाटर, और D2 हो गया आपका लेक्स के। इसमें डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। रिवर अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म बनाती है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कोई भी माउंटेन है, उनके बीच से अगर कोई रिवर निकल रही है, यहाँ पर ग्लेशियर्स में जो पीक पर जो आइस कैप्स होते हैं वो मेल्टेड होके रिवर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके थ्रू पानी मेल्ट होके यहाँ दो पहाड़ों के बीच से रिवर निकलती है। रिवर फॉर्मेशन करती है वी शेप वैली का, बीच से जो रिवर आ गई तो ये बन गई वी शेप वैली। जबकि अगर इसी पाथ के थ्रू ढेर सारी आइस या स्नो के ना सही नहीं होगा, स्नो काफ़ी हैवी नहीं होता, लाइट होता है, जबकि आइस हैवी फॉर्म होती है स्नो की। अगर मास बल्क ऑफ आइस इसी पाथवे के थ्रू आए तो वो इस वैली को इरोड करके यू शेप वैली में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से यू शेप वैली किसका फॉर्मेशन, फॉर्म बाय द ग्लेशियर मूवमेंट। जबकि रिवर बनाती है वी शेप वैली, वो रिवर बनाती है मेंडर, रिवर के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं मेंडर्स, गोर्स, कैनायंस, कैनाइन वैली भी रिवर बनाती है वी शेप वैली, वाटरफॉल रिवर बनाती है एक माउंटेन या फिर अपर रीजन से। जब रिवर नीचे गिरती है तो वाटरफॉल का फॉर्मेशन करती है, और वाटरफॉल के नीचे वो धीरे धीरे जैसे ये फ्लैट सरफेस होती है तो रिवर गिरते हुए इसे पूरी फ्लैट सरफेस को भी इरोड कर देती है। यहाँ पर एक खड्डा सा बन जाता है, उसको बोलते हैं प्लंज पूल। ये भी रिवर के द्वारा बनाया गया लैंडफॉर्म है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। रिवर में और भी डिपोजिशन फीचर होते हैं, वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, जिसमें बांगर और खदर। बांगर ओल्ड स्टेज के डिपॉजिट्स होते हैं, को बांगर बोलते हैं, जबकि न्यू स्टेज के डिपॉजिट्स को खदर बोलते हैं। ओल्ड स्टेज में रिवर और क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनाती है, जैसे सैंड बैंक्स और मियंडर ओल्ड स्टेज का लैंडफॉर्म है। फिर है ब्लफ और डेल्टा आपको पता है कि कोई रिवर है ओशन के अंदर जाके जब रिलीज होती है तो अपना जो लाया हुआ सेडिमेंट है वो ओशन के किनारे पर डिपॉजिट करती है, वो डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। डेल्टा इज़ वेरी रिच और वेरी फर्टाइल रीजन होता है, यहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही वर्सेटाइल होता है, काफ़ी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है डेल्टा रीजन में। जैसे गंगा नदी, एग्जाम्पल इसका गंगा नदी जब बे ऑफ बंगाल में अपना सेडिमेंट लाके गिराती है तो वो फॉर्मेशन करती है सुंदरबन डेल्टा का। सुंदरबन डेल्टा जो प्रेजेंट है आपके बंगाल में, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपके बारे, ये भी ज्योग्राफी के यूनिट से ही है।
अर्थ साइंस वाली यूनिट। इसमें पूछा है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सब्जेक्ट अंडर ओशनिक क्रस्ट, नंबर 31 है। और सेकंड स्टेटमेंट, आइलैंड आर्क फॉर्म ड्यू टू द ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो अपन पहले बात करते हैं इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सब्जेक्ट अंडर ओशनिक क्रस्ट है। ओशनिक क्रस्ट सब्जेक्ट होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर जब कोई ओशनिक प्लेट है, ये समझ लो आप ओशनिक क्रस्ट है या ओशनिक प्लेट है, तो ये रही कॉन्टिनेंटल प्लेट। अगर ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों टकराते हैं तो सबडक्शन हो जाता है। जो लाइटर प्लेट होती है, जो लाइटर डेंसिटी की होती है, वो नहीं अंदर सबडक्ट होती। जो हेवी डेंसिटी की होती है वो लाइटर के नीचे सबडक्ट हो जाती है। जैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो वो सबडक्ट हो जाती है ओशनिक क्रस्ट के अंदर, जिसके थ्रू बनता है ट्रेंच। ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है सबडक्शन के थ्रू। अगर कोई ओशनिक प्लेट दूसरी ओशनिक प्लेट से टकराती है तो जो लाइटर डेंसिटी में होगी वो ऊपर रहेगी, और जो हेवी डेंसिटी होगी जिसकी, वो अंदर सबडक्ट हो जाएगी। इसके थ्रू भी ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। आइलैंड आर्क क्या होता है? आइलैंड आर्क में एक ओशनिक प्लेट दूसरी ओशनिक प्लेट से टकराती है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स दोनों में कन्वर्जेंस होता है। कन्वर्जेंस की प्रोसेस में दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पास आती है, जबकि डाइवर्जेंस की प्रोसेस में दोनों प्लेट एक दूसरे के अपार्ट मूव करती है, दूर, अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर कोई एक कॉन्टिनेंटल प्लेट दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ में कन्वर्ज हो रही है और अपलिफ्टमेंट का प्रोसेस होता है, तो इसके थ्रू होता है माउंटेन का फॉर्मेशन। इसका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अपना हिमालयन माउंटेन। हिमालय में नीचे वाली जो इंडियन प्लेट है वो ऊपर कॉन्टिनेंटल प्लेट, यूरेशियन प्लेट है, उसके अंदर कन्वर्ज हो रही है, जिसके थ्रू ये दोनों प्लेटें जैसे थी पहले स्टार्टिंग में दूसरे की तरफ मूव कर रही है। धीरे धीरे ये प्लेट से ऊपर उठ के ये फॉर्मेशन कर रही है हिमालय का, ये माउंटेन बना लेते हैं। ये हो गई सारी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के बाद। अब अपन देखते हैं स्टेटमेंट, सॉरी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सब्जेक्ट अंडर ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सब्जेक्ट होती है ओशनिक क्रस्ट के अंदर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी या फिर उसका मास ज़्यादा होता है, हेवी डेंसिटी की होती है, तो वो लाइटर डेंसिटी की ओशनिक क्रस्ट के अंदर सब्जेक्ट हो जाती है। सबडक्शन की प्रोसेस इसके थ्रू होती है। स्टेटमेंट 2 इज आर्क फॉर्म ड्यू टू द ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। आइलैंड आर्क ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के थ्रू नहीं बनता है। आइलैंड आर्क बनता है जब दो ओशनिक प्लेट्स आपस में टकराएगी। दोनों ही प्लेट ओशनिक प्लेट्स होनी चाहिए, तब आइलैंड आर्क का फॉर्मेशन होता है। इसका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जापान। जापान एक आइलैंड आर्क कंट्री है, आइलैंड कंट्री, इसमें आर्क का फॉर्मेशन हो रखा है। इसमें दोनों पैसिफिक प्लेट्स आपस में टकराती है और वो आइलैंड आर्क का फॉर्मेशन करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्या पूछा है कि दे हैव बीन 7 पीरियड ऑफ मास एक्सटिंक्शन इन द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। स्टेटमेंट 2 देखो, द करंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज इज 100,000 to 10,000 टाइम्स हायर देन द बैकग्राउंड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। सबसे पहले अपन बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कितने टाइप के मास एक्सटिंक्शन हुए थे। मास एक्सटिंक्शन में क्या हुआ था कि डिफरेंट टाइप की ये जो ट्रेजिडी या फिर कैटेस्ट्रॉफी के थ्रू जो अर्थ पर लाइफ थी वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती गई अलग अलग पीरियड्स में। कभी डायनासोर थे और अलग अलग रेप्टाइल्स, जो भी अलग अलग टाइप की ये लाइफ फॉर्म्स, लाइफ ऑर्गेनिजम्स थे, वो डिफरेंट पीरियड्स में नष्ट होते गए।
किसके थ्रू? मास एक्सटिंक्शन प्रोसेसर के थ्रू। मास एक्सटिंक्शन जियोलॉजिकल टाइम हिस्ट्री में 5 हो चुके हैं और एक अभी चल रहा है। 5 कौन कौन से हुए हैं? सबसे पहले हुआ था मास एक्सटिंक्शन ओडोविशियन पीरियड में। नीचे से चालू करते अपन। ओडोविशियन और सिलूरियन। सिलूरियन एक्सटिंक्शन बोलते हैं इसको सबसे पहले को। तो सबसे पहले हुआ था। उसके बाद में हुआ था लेट डिवोनियन। उसके बाद में हुआ था परमियन ट्राइजिक। मास एक्सटिंक्शन। उसके बाद में होता है ट्राइजिक जूरासिक। इसी मास एक्सटिंक्शन में डायनासोर का पूरी नस्ल खत्म हो गई थी। डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे अर्थ से। 1 2 3 4 हो गए। 5वां आपके हैं क्रिटेशियस और पेलियोजिन। क्रिटेशियस पेलियोजिन मास एक्सटिंक्शन। इसको केटी एक्सटिंक्शन भी बोलते हैं। याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। केटी एक्सटिंक्शन क्या होता है? क्रिटेशियस पेलियोजिन मास एक्सटिंक्शन को ही केटी एक्सटिंक्शन बोलते हैं सब। जबकि 6 वाला कौन सा है? ये हो गया आपके 5। 6 वाला है आपके जो अभी चल रहा है एंथ्रोपोसीन। इसको अपन बोल सकते हैं होलोसीन। होलोसीन मास एक्सटिंक्शन जो आपके शुरू हुआ था 10,000 साल पहले। अभी लेटेस्ट ही है ये। सेकंड स्टेटमेंट इसी के बारे में, द करंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज इज 1000 to 10,000 टाइम हायर देन द बैकग्राउंड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। जो हमारे एक्सटिंक्शन की रेट है वो जो प्रीवियस एक्सटिंक्शन हुए थे उनसे कई गुना ज़्यादा है। 1000 से 10,000 गुना ज़्यादा अपने एक्सटिंक्शन की रेट है। सोच लीजिए अपना नष्ट बहुत नज़दीक है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक और फैक्ट बता देता हूँ आपको कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 300 से 322 से ज़्यादा स्पीसीज हैं अर्थ पर, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतना प्रोसेस, मतलब इतना फर्क पड़ा है बायोडाइवर्सिटी या फिर लाइफ फॉर्म पर कि 322 से भी ज़्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है अर्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स वेदर एंड प्रोवाइड पोटेशियम टू ग्राउंड वाटर? पोटेशियम, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम कौन से मिनरल में होता है। मैंने ऊपर बात की थी, यहाँ पर देखिए ये रहा। पोटेशियम किस में था? पता चला ऑर्थोक्लेज में, है ना। पीना का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। पोटेशियम किस में था? अब अपन अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं वापस। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स वेदर प्रोवाइड पोटेशियम आयन टू ग्राउंड वाटर? इसमें हम बात करें तो पोटेशियम आयन, इस क्वेश्चन का आंसर है कि एक तो ऑर्थोक्लेज है इसमें, एक है बायोटाइट। बायोटाइट और ऑर्थोक्लेज। ऑप्शन नंबर 3। मैं आपको बताता हूँ ऑर्थोक्लेज का क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको बहुत ही जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मिनरल है उनका याद रखना है। सबका तुम याद कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं है। जो मैंने है जिनका पूछने का चांस है, जैसे ये पूछ लिया कि भाई कॉमन उसमें एलिमेंट कौन सा है, तो इसे जो 25 जून को जो पेपर हुआ था सेकंड पेपर एनवायरमेंटल साइंस का, उसमें आपके मैग्नीशियम पूछा था शायद, या कैल्शियम या मैग्नीशियम पूछा था कि कौन से मिनरल में वो पाया जाता है एलिमेंट। इसका आंसर है ऑर्थोक्लेज और बायोटाइट। बायोटाइट और ऑर्थोक्लेज ये क्या करते हैं? ये दोनों टेक्टोसिलिकेट मिनरल है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ टेक्टोसिलिकेट मिनरल जो इग्नियस रॉक से बनते हैं। इग्नियस रॉक से बनते हैं टेक्टोसिलिकेट मिनरल।
इन दोनों में पोटेशियम पाया जाता है। और प्लेजियोक्लेज को पता है, मैंने पिछले वीडियो में मतलब पिछले क्वेश्चन में बताया था कि प्लेजियोक्लेज के दो टाइप होते हैं, एक सोडियम प्लेजियोक्लेज होता है, एक कैल्शियम प्लेजियोक्लेज होता है। सोडियम और पोटेशियम प्लेजियोक्लेज। सोडियम प्लेजियोक्लेज होता है उसको एल्बाइट उसका एग्जांपल है, जबकि कैल्शियम का अनोर्थाइट है। प्लेजियोक्लेज का एक सोडियम है, एक कैल्शियम है। सोडियम क्या एल्बाइट है, इसका अनोर्थाइट है। ये दोनों हो गए प्लेजियोक्लेज एग्जांपल। सोडियम पोटेशियम का बायोटाइट और ऑर्थोक्लेज पीओटी ऑप्शन हो गया। बायोटाइट का प्लेजियोक्लेज हो गया पायरोक्सिन बायोटाइट ऑर्थोक्लेज। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि ऑर्थोक्लेज का क्या फॉर्मूला होता है। ऑर्थोक्लेज का फॉर्मूला होता है, आपको पता भी तो होना चाहिए कि इसमें पोटेशियम होता है या नहीं होता। फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कि पोटेशियम एल के एल Si3O8, ये है ऑर्थोक्लेज का फॉर्मूला। जबकि बायोटाइट का फॉर्मूला क्या है, बायोटाइट एक लॉन्ग मतलब मल्टी एलिमेंटल मिनरल है। इसमें क्या होता है, एक पोटेशियम होता है, फिर मैग्नीशियम फेरस दोनों होते हैं 3 के कंपोजिशन में। उसके बाद में एल्यूमिनियम होता है LSI3 FOH2। ये आपका फॉर्मूला है बायोटाइट का। अगर आपसे पूछ ले कि बायोटाइट में और कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं बायोटाइट में पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फेरस होता है, फ्लोरीन भी होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट, वही एल्यूमिनियम और सिलिकन। सिलिकन वेरी कॉमन एलिमेंट है जो लगभग सारे मिनरल में पाया जाता है। पायरोक्सिन की अपन बात करें, पायरोक्सिन मिनरल में जो इसका कॉमन फॉर्मूला है XySiAl2O6। XY क्या है, ये मेटल आइंस है, इसकी जगह कोई भी मेटल्स हो सकती है, और ये आपका जनरल फॉर्मूला है पायरोक्सिन का। अब हम आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टॉपिक। पहली स्टेटमेंट आप पढ़ो। तो द एवरेज कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 78.08 of nitrogen, 20.95% of oxygen, 0.93% of organ, 0.04% of the CO2, adds to nearly 100%। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको पता है तो है ही कि ये अपना एटमॉस्फेयर है, तो लगभग 78% के आसपास आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद 20% के आसपास आपका पाया जाता है ऑक्सीजन। फिर बाकी जो भी बाकी सारे मिनरल्स होते हैं जिसमें ऑर्गन और CO2 होती है। ये आपको कंपोजिशन याद होना चाहिए क्योंकि पूछ सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि ऑर्गन का जो है परसेंटेज वो CO2 से ज़्यादा है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गन कितना परसेंट है, 0.93, अराउंड 1% के आसपास ऑर्गन पाया जाता है, जबकि CO2 का परसेंट 0.04, कहीं कहीं बुक्स में 0.03 भी होता है, याद रखना। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एसर्शन है तो बिल्कुल सही है। रीजन इसका क्या दे रखा है, वाटर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर इज वेरिएबल ranging from the 0. less than 0.5% to 3.5%, therefore the average composition is given on dry weight percentage basis। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में वाटर वेपर भी एक की रोल प्ले करता है। वाटर वेपर भी अपने एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, लगभग ट्रोपोस्फेयर के रीजन में जहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं उसमें। और वाटर वेपर का परसेंटेज 0.5 से ज़्यादा होता है, कम होता है, और 3.5% के आसपास होता है, तो ये वेरी करता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। और इसको
मिक्सिंग रेशियो के फॉर्म में लेते हैं। इसका आंसर हो गया बोथ ए आर ट्रू एंड आर ट्रू इज आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द एटमोसफेयर टॉपिक। एटमोसफेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो से तीन या तीन क्वेश्चन तो आपके आराम से एटमोसफेयर एक सिंगल टॉपिक से ही आ जाएंगे। विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो वेव्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ। एटमोसफेयर का अपने कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल है, जिसमें सबसे ज़्यादा रोल है आयनोस्फेयर का। इस क्वेश्चन का आंसर है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर में क्या होता है कि रेडियो वेव्स जो अपन रडार सिग्नल्स जो भेजते हैं वो वापस आयनोस्फेयर में प्रेजेंट जो आयन्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन सन से आने वाली सनलाइट के थ्रू होता है, जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सनलाइट के थ्रू हायर स्टेट में चल के आयन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कोई हाइड्रोजन है तो वो H+ बन जाएगा, हीलियम है तो वो H+2, ऐसे ही। ये हो गया आयनोस्फेयर का। आयनोस्फेयर में ये जो रेडियो वेव्स होती है वो अर्थ के सरफेस से जाकर आयनोस्फेयर से वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर अर्थ पर जाती है, जो सिग्नल जो कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म स्केल इन वाटर पाइप्स ऑफ बॉयलर और वाटर कूलिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन आपका वाटर जो वाटर के प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उस टॉपिक से आया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पूछा है कि वाटर पाइप्स और बॉयलर्स में वाटर कूलिंग सिस्टम में कौन सा जो कंपाउंड है वो स्केल का फॉर्मेशन नहीं करता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्केल्स होते क्या है, स्केल का फॉर्मेशन कौन करता है। स्केल जैसे कोई पाइप है उसमें कोई पानी है, जो पानी में प्रेजेंट जो साल्ट होते हैं वो धीरे धीरे डिपोजिट होके स्केल का फॉर्मेशन करते हैं। स्केल एक वाइटिश जो सॉलिड फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट टाइप, जो पाइप की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। उनकी मेंटेनेंस फिर मुश्किल हो जाती है, कॉस्ट भी लगता है और उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है बॉयलर्स की। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सोडियम क्लोराइड। बिकॉज रीज़न क्या है इसमें सोडियम क्लोराइड क्यों नहीं करता। सोडियम क्लोराइड पानी में डिसोल्व हो जाता है, अगर आप पॉल्यूशन करो तो वो डिसोल्व हो जाता है। ऐसा साल्ट है जो डिसोल्व इजीली डिसोल्वेबल है और ये नॉन हार्डनेस साल्ट है। जबकि बाकी तीन जो साल्ट दे रखे हैं तो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। ये तीनों ऐसे हैं जो हार्डनेस कोज करते हैं, और जो भी साल्ट हार्डनेस कोज करता है वो स्केल का फॉर्मेशन करता है। जो हार्डनेस कोज करने वाले साल्ट सारे सारे स्केल का फॉर्मेशन करते हैं। नॉन हार्डनेस साल्ट है वो सोडियम क्लोराइड है जो स्केल का फॉर्मेशन नहीं करता। किसमें, वाटर पाइप्स ऑफ बॉयलर्स और वाटर कूलिंग सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर केमिस्ट्री के टॉपिक से। तो अपन पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट असर्शन क्या दे रखा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन अकर मोर रेपिडली इन हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन एंड अकर कंटिन्यूअली इन द सन रिलीजिंग एनर्जी एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। न्यूक्लियर रिएक्शन सेकंड रीजन है इसका कि न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ लेस मैसिव न्यूक्लियर coming together to form less stable and more massive nuclei is referred as a nuclear fusion। असर्शन क्या है दे रखा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन ज़्यादा रेपिडली अकर होता है किसमें, हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन में, और कंटिन्यूअली अकर होता है सन में, जो रिलीज करता है एनर्जी जो अपने अर्थ पर लाइफ के लिए एसेंशियल है। कंटिन्यूअली हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसका, न्यूक्लियर फ्यूजन का। न्यूक्लियर फ्यूजन जिसमें क्या होता है कि कोई दो एटम होते हैं वो फ्यूज होते हैं, एक साथ आते हैं और वो एडिशन करके फिर बाद में एनर्जी रिलीज करते हैं। जबकि रीजन इसका क्या रहेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ लेस मैसिव न्यूक्लियाई कमिंग टुगेदर फॉर्म लेस स्टेबल, ये गलत है। यहाँ पर
यहाँ पर मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल होगा तभी तो न्यूक्लियर रिएक्शन चलेगी और मोर मैसिव न्यूक्लियर बनेगा, जो न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का एसर्शन तो सही है बट रीजन गलत दे रखा है, तो इस ट्रू बट आर इज फॉल्स हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो 38, स्टेबिलिटी ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स विद द अल्कलाइन अर्थ मेटल इज द ऑर्डर क्या है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये जबकि 4 टाइप ए आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल अप्रोक्सीमेटली explain the stability of the metal ligand complexes, that is stability of these complexes is positively correlated with the ratio of z square upon r for both metal ions and ligand species। इसमें पूछा है आपके कि स्टेबिलिटी एल्कलाइन अर्थ मेटल में उसका ऑर्डर क्या है? मैग्नीशियम है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कैल्शियम है उसके बाद में स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है कि टाइप ए आयन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस इज पॉजिटिवली कोरिलेट विद द रेशियो ऑफ द जेड स्क्वायर अपॉन आर फॉर बोथ मेटल आयंस एंड लिगैंड स्पीसीज। ये जो रेशियो होता है जेड स्क्वायर अपॉन आर का, वो दोनों के लिए ही पॉजिटिवली कोरिलेशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इसका आंसर दोनों सही है। ये इसका रीज़न है, सेशन यही था और इसका कारण है ये जो ये स्पीसीज होती हैं वो अपने एलिगेंट स्पीसीज के साथ ये सारे मेटल आयन ये कोरिलेशन में रहते हैं, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी उसी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम फिर से वाटर टॉपिक। इसमें पूछा है आपके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें नॉट ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है। प्रोटॉन होता है आपका H+ स्पीसीज। प्रोटॉन एक्सेप्टर वो स्पीसीज होती है जो H+ को एक्सेप्ट कर ले। वाटर भी जैसे एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है जो H+ को एक्सेप्ट करके क्या बनाता है? आपके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है H3O पॉजिटिव, जो बाद में डोनर का काम करता है। क्योंकि वो डोनर का काम करता है इसलिए वो एसिडिक नेचर का होता है, जो H+ डोनेट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका एल्यूमिनियम+3। एल्यूमिनियम+3 प्रोटॉन एक्सेप्ट की तरह यूज नहीं होता या फिर एक्ट नहीं करता नेचुरल वाटर में, बिकॉज एल्यूमिनियम+3 क्या है? एक एम्फीप्रोटिक कंपाउंड है जो एक्सेप्टर और रिसीवर दोनों की तरह एक्ट करता है अलग अलग सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर। नेचुरल वाटर में उसको ऐसे सर्कमस्टांसेस या फिर ऐसी कंडीशंस नहीं मिल पाती जिसमें वो प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर सके, इसलिए इसका आंसर है एल्यूमिनियम+3। तो आज के वीडियो में अपन लगभग अपने 14 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 39 से। नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। CUT-PG JNU इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो भी एनवायरमेंटल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।